हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं 29 अक्टूबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के फर्स्ट शिफ्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के लिए कौन सा अधिनियम शुरू किया? तो इसका आंसर है 1881 का कारखाना अधिनियम। बात करें लॉर्ड रिपन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो फर्स्ट पॉइंट है लॉर्ड रिपन वर्ष 1880 से 1884 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वर्ष 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सर्वप्रथम वर्ष 1881 में नियमित जनगणना आरंभ हुई थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के लिए वर्ष 1881 में कारखाना अधिनियम लागू किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को किस लिपि में लिखा गया है? इसका आंसर है ग्रीक और अरमाइक लिपि में। अर्थात अफगानिस्तान देश में अशोक के शिलालेखों को दो लिपियों ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। बात करें अशोक और शिलालेख से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। और अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, जिसमें कि ग्रीक और अरामाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान में मिले हैं। खरोष्टी लिपि के अभिलेख शाहबाजगाड़ी एवं मानसेरा पाकिस्तान से मिले हैं, जबकि ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत से मिले हैं। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस सामग्री से बना था? इसका आंसर है ईंट। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार ईंट से बना था। बात करूं विशाल स्नानागार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है, जिसकी लंबाई अर्थात स्नानागार की लंबाई 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट और गहराई 8 फुट है। और स्नानागार के केंद्रीय भाग में जलकुंड है तथा इसमें उतरने के लिए अर्थात स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हैं। और स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु होता था। और स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर पर नाली बनाई गई है। और इसके अर्थात स्नानागार के 3 ओर बरामदे और कई कमरे बनाए गए हैं। और एक कमरे में पानी भरने के लिए कुआं भी बनाया गया है। और अनागार स्नानागार के पश्चिमी चबूतरे पर है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में कौन से भगवान का मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर है भगवान जगन्नाथ का। और जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। और यह मंदिर अर्थात जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ विष्णु के एक रूप को समर्पित है। और यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। और मंदिर के अभिलेखों के अनुसार अवंती के राजा इंद्रधुम्न ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि राज्य योजना का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री। अर्थात राज्य योजना का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मंगोलिया देश में कौन से वन पाए जाते हैं? इसका आंसर है बोरियल वन। अर्थात मंगोलिया देश में बोरियल वन पाए जाते हैं। बात करें मंगोलिया देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो मंगोलिया एक स्थल रूप देश या लैंडलॉक कंट्री है। और इसकी राजधानी उलान बटोर है। और यह विश्व की सबसे ठंडी राजधानी है। और मंगोलिया की मुद्रा का नाम टुग्रिक है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है? तो इसका आंसर है त्यागराज, मधुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। और कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति या कर्नाटक संगीत के 3 रत्नों के रूप में जाने जाने वाले संगीतकारों के नाम है। फर्स्ट है त्यागराज, सेकंड है मधुस्वामी दीक्षितार और थर्ड है श्यामा शास्त्री। और ये तीनों संगीतकार 18वीं शताब्दी के थे।
बात करें महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में तो पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पिता माना जाता है और कर्नाटक संगीत के 3 आवश्यक तत्व हैं, श्रुति, राग और ताल। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि बेरियम परमाणु संख्या 56 आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर है एस समूह से, अर्थात बेरियम परमाणु संख्या 56 आधुनिक आवर्त सारणी में एस समूह से संबंधित तत्व है। बात करें में एस समूह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोश में प्रवेश करता है तो उसे एस समूह का तत्व कहते हैं। और आपवाव नियम के अनुसार बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 18, 18 और 32 है। और बेरियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3t10, 4p6, 5s2, 4t10, 5p6 और 6s2 है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। बात करूं मैं आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट है एस समूह, सेकंड है पी समूह, थर्ड है डी समूह और फोर्थ है एफ समूह। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि किस उच्च न्यायालय ने अर्थात किस हाईकोर्ट ने दुआरे राशन योजना को अवैध और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ घोषित किया है? इसका आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय या कलकत्ता हाईकोर्ट ने। और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अर्थात कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में संचालित दुआरे राशन योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ बताते हुए इस योजना को अर्थात दुआरे राशन योजना को अवैध घोषित कर दिया है। बात करें महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 नवंबर 2021 को दुआरे राशन योजना शुरू की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि आंडाल दक्षिण भारत की एक महिला क्या थी? तो इसका आंसर है संत। बात करूं मैं आंडाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो आंडाल दक्षिण भारत की एक महिला संत थी और वह अर्थात आंडाल 12 अलवार हिंदू कवि संतों में एकमात्र महिला अलवार संत थी। और आंडाल को कोथाई, नचियार और गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता है और आंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन सिंह ध्रुवे किस नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है बैगा नृत्य शैली से, अर्थात अर्जुन सिंह ध्रुवे बैगा नृत्य शैली से संबंधित हैं। और अर्जुन सिंह ध्रुवे को मध्य प्रदेश के बैगा नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और बैगा नृत्य रूप बैगा जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। और बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में रहने वाला एक स्वदेशी समुदाय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात था? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल या शिशु लिंगानुपात 972 अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 1.21 बिलियन। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 है, जिसमें कि पुरुषों की संख्या 62,32,70,258 है और यह कुल जनसंख्या का 51.47% है। और जबकि महिला जनसंख्या 58,75,84,719 है और यह कुल जनसंख्या का 48.53% है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में किसने भाग लिया था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ लीग ऑफ नेशन के तत्वाधान में ब्रुसेल्स में 10 फरवरी 1927 को यह सम्मेलन हुआ था और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो इसका आंसर है डायना एडोल्जी। अर्थात आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडोल्जी हैं, जबकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर नीतू डेविड हैं। बात करूं मैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संदर्भ में, तो आईसीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचानकर उन्हें हॉल ऑफ फेम से सम्मानित करता है। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।